नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोरी वर्ल्ड वाइड चैनल में स्वागत है। आपके लिए डेली एक नई कहानी लेकर आता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। स्टीयरिंग को पूरी तरह से घुमा दिया। टायर चीखे, लेकिन ट्रक मुड़ने के बजाय सीधा ही खाई की ओर बढ़ता गया। यह खत्म होने वाला था। मैंने आंखें बंद कर ली। सुनीता का चेहरा, पिंटू की हंसी, सब आंखों के सामने तैर गया। तभी एक अजीब सी घटना हुई। ट्रक अचानक झटके से रुक गया। इंजन की आवाज बंद हो गई। एक पूर्ण भयावह सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। हम मोड़ के ठीक किनारे पर खड़े थे। ट्रक का आगे का बाएं टायर खाई के ऊपर हवा में लटका हुआ था। 1 इंच और आगे होता तो हम नीचे गिर गए होते। मैंने सांस रोककर पीछे मुड़कर देखा। नसीर की आंखें बंद थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। फिर एक एक करके सभी सिस्टम वापस आने लगे। डैशबोर्ड पर लाइटें जल उठीं। इंजन ने एक कर्कश आवाज के साथ फिर से चालू हो गया। ब्रेक पेडल ने दबाव वापस पा लिया। गियर लीवर अब ठीक से काम कर रहा था। यह सब कुछ सेकंडों के अंदर हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने धीरे धीरे रिवर्स गियर लगाया। ट्रक पीछे की ओर सरकने लगा। खाई से दूर सड़क की सुरक्षित जगह पर वापस आ गया। जैसे ही ट्रक सीधा हुआ, मैंने ब्रेक मारा और सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिया। मेरा सारा शरीर कांप रहा था। नसीर ने आंखें खोली। उसने हमारे चारों ओर देखा, ये समझने की कोशिश में कि हम जिंदा हैं या नहीं। क्या क्या हुआ भैया? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने सिर उठाया। पता नहीं नसीर, ब्रेक, गियर सब फेल हो गया था और फिर वापस आ गया। हम दोनों ने सामने की सड़क पर नजर डाली। खून के वो धब्बे अब भी वहां थे, हेडलाइट्स की रोशनी में चमक रहे थे। लेकिन अब वो सिर्फ धब्बे नहीं थे, वो एक तरह से लिखी हुई लिपि जैसे लग रहे थे, जैसे कोई संदेश लिखा हो। और फिर वो धीरे धीरे फीके पड़ने लगे और अंततः गायब हो गए, जैसे सड़क ने उन्हें सोख लिया हो। ये कोई चेतावनी थी, नसीर ने कहा। उसकी आवाज में अब डर के स्थान पर एक खालीपन था। उन्होंने हमें मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ दिखाया कि वो कर सकते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो सही था। ये एक प्रदर्शन था, एक ताकत का इजहार। हम चूहे थे और यह सड़क बिल्ली, जो हमें मारने से पहले खेलना चाहती थी। मैंने गियर डाला और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। मोड़ को पार करते हुए मैंने नीचे खाई में झांका। अंधेरे की गहराई में कुछ चमक रहा था। दर्जनों छोटी छोटी पीली लाइटें, जैसे किसी ने मोमबत्तियां जला रखी हों, या फिर आंखें। नसीर, मैंने धीरे से कहा, नीचे देखो। उसने देखा और तुरंत शीशा ऊपर चढ़ा लिया। मत देखो भैया, बस आगे देखो, बस चलते रहो। हम आगे बढ़े। अब सड़क थोड़ी चौड़ी हो गई थी, लेकिन डर हमारे साथ साथ चल रहा था, एक साए की तरह। कुछ देर बाद मैंने एक और अजीब चीज महसूस की। ट्रक का एक्सीलरेटर। मेरा पैर उस पर था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे कोई और भी उसे दबा रहा हो। एक अदृश्य दबाव जो ट्रक की स्पीड को बनाए हुए था। मैंने पैर हटा लिया। ट्रक की स्पीड कम नहीं हुई, यह अपने आप चल रहा था। मैंने ब्रेक पर हल्का सा दबाव डाला, कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रक उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। नसीर, मैंने डरी हुई आवाज में कहा। ट्रक ट्रक खुद चल रहा है। उसने डैशबोर्ड की ओर देखा, फिर मेरे पैरों की ओर, जो अब एक्सेलरेटर से हट चुके थे। उसकी आंखों में वही डर लौट आया। क्लच क्लच दबाओ, उसने कहा। मैंने क्लच पेडल को दबाने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर एक अदृश्य बल के कारण वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। यह ठीक वैसा ही था जैसा ब्रेक फेल होने के समय हुआ था। एक अदृश्य दीवार मेरे पैर और पेडल के बीच खड़ी थी। मैंने जोर लगाया, पसीना आ गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक खुद ही चलता जा रहा था और मैं उस पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। यह महसूस हो रहा था कि कोई और ही इसे चला रहा है और हम सिर्फ सवारी कर रहे थे, मौत की सवारी। मैंने अपने पैरों से क्लच दूर होते महसूस किया, जैसे वो मेरे काबू से बाहर हो गया हो। ट्रक अब पूरी तरह से खुद ब खुद चल रहा था और हम बस यात्री बनकर रह गए थे। ट्रक खुद ब खुद चल रहा था, एक भूतिया चालक के नियंत्रण में। स्टीयरिंग व्हील हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ इसे संभाल रहा हो। मेरे अपने पैर बेकार हो चुके थे, ब्रेक और क्लच से दूर लटके हुए। नसीर और मैं चुपचाप बैठे थे, दो कैदी जो अपनी ही गतिशील जेल में सवार थे। डैशबोर्ड पर मोबाइल फोन का सिग्नल पूरी तरह गायब था, जैसा कि पिछले कई घंटों से था।
फिर भी अचानक फोन की घंटी बजी। वाइब्रेशन और रिंगटोन की आवाज ने केबिन के सन्नाटे को चीर दिया। मैंने डैशबोर्ड की तरफ देखा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सुनीता कॉलिंग। मेरा दिल एक धड़कन के लिए थम सा गया, फिर तेजी से धड़कने लगा। सुनीता? यह कैसे संभव था? यहां तो कोई नेटवर्क नहीं था। नसीर ने भी स्क्रीन पर नाम देखा और उसकी आंखें फैल गईं। भैया, मत मत उठाना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक नया गहरा डर था। लेकिन यह सुनीता थी, मेरी बीवी, बीमार पत्नी, जिसके इलाज के लिए मैं यह सब झेल रहा था। अगर वो फोन कर रही थी तो जरूर कोई इमरजेंसी होगी। शायद उसकी तबीयत और बिगड़ गई थी। शायद पिंटू के साथ कुछ हुआ था। डर और चिंता ने मेरे अंदर के सारे तर्कों को दबा दिया। मैंने हाथ बढ़ाया और फोन उठा लिया। हेलो सुनीता, मैंने कहा। आवाज लड़खड़ा रही थी। दूसरी तरफ से सन्नाटा था, एक गहरा भारी सन्नाटा, जैसे कोई बहुत बड़ी खाली जगह हो। फिर एक आवाज आई। यह सुनीता की आवाज थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी। यह दूर से आ रही थी, खींची हुई और एक अजीब गूंज के साथ, जैसे पानी के अंदर से बोल रही हो। राजू, आवाज ने कहा और फिर रुक गई। सुनीता, तुम ठीक हो? क्या हुआ? पिंटू ठीक है? मैंने जल्दी जल्दी में पूछा। राजू, आवाज ने फिर से कहा और इस बार उसमें एक डरावनी ठंडक थी। वो सामने मत देखो। क्या? किसके सामने मत देखूं? सुनीता, क्या बात कर रही हो तुम? मैंने कहा, आवाज में बढ़ती हुई बेचैनी के साथ। सामने सड़क पर, उसे मत देखो। उसकी आवाज और धीमी हो गई और फिर एक लंबी दर्द भरी सांस की आवाज आई, जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। और फिर लाइन कट गई। मैंने फोन को हाथ में पकड़े रहा, उसकी ओर देखता रहा। स्क्रीन अब काले पड़ चुकी थी। सुनीता, मैं चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर नेटवर्क अनुपलब्ध का मैसेज आया। वाइब्रेशन बंद हो चुका था। सब कुछ वापस उसी डरावने सन्नाटे में लौट आया था। उसने क्या कहा? नसीर ने पूछा। उसकी आंखें फोन पर जमी हुई थीं। उसने कहा, सामने मत देखो, मैंने धीरे से कहा, और अनजाने में मेरी नजर सामने की सड़क पर पड़ी और फिर मैंने उसे देख लिया। लगभग 100 गज की दूरी पर, सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने एक सफेद रंग का साड़ी पहना हुआ था, जो हवा में लहरा रही थी। हालांकि आसपास हवा का एक भी झोंका नहीं था। उसका सिर अजीब तरह से झुका हुआ था, जैसे गर्दन टूट गई हो। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, इसलिए उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। वह पूरी तरह से स्थिर खड़ी थी, हमारे ट्रक की ओर मुंह के हुए। भगवान, नसीर ने दहाड़ लगाई। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। लेकिन ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यह उसी स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था, सीधे उस औरत की ओर। दूरी तेजी से कम हो रही थी। 50 गज, 40, 30। ब्रेक मारो, नसीर चीखा और उसने खुद ही हैंड ब्रेक की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह एक जलती हुई ठंड से चीख उठा और अपना हाथ खींच लिया। यह जल रहा है, उसने रोते हुए कहा, अपनी हथेली को दूसरे हाथ से दबाते हुए, जहां एक लाल जले हुए जैसा निशान उभर आया था। 20 गज, 10 गज। ट्रक अब सीधे उस औरत से टकराने वाला था। मैंने आंखें बंद कर लीं, टक्कर के झटके के लिए तैयार हो गया। लेकिन झटका नहीं आया। ट्रक ने एक अचानक तेज मोड़ लिया, जो मेरे बिना स्टीयरिंग घुमाए ही लिया गया। टायर चीखे और ट्रक उस औरत के ठीक बगल से निकल गया। जैसे ही हम उसके बगल से गुजरे, मैंने खिड़की से बाहर झांका। वह औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका सिर उठा हुआ था और उसके बाल अलग हुए थे। उसके चेहरे पर कोई नाक, कोई आंखें, कोई मुंह नहीं था। वहां सिर्फ एक चिकना, बिना किसी विशेषता का पीला चेहरा था। और फिर उसने अपना सिर धीरे धीरे हमारी ओर घुमाया, उस खाली चेहरे से हमें देखते हुए। मैंने शीशा ऊपर चढ़ा लिया, अपनी सांस रोक ली। ट्रक ने स्पीड पकड़ी और आगे बढ़ गया। मैंने साइड मिरर में देखा। वह औरत अब भी सड़क के बीच में खड़ी थी, लेकिन अब वह हमारी ओर मुंह किए हुए थी और उसका हाथ हिला रही थी, एक विदा देने के इशारे की तरह। और फिर वह गायब हो गई। ट्रक की स्पीड अचानक कम होने लगी। मेरे पैरों में वह अदृश्य दबाव हट गया था। मैंने ब्रेक पर पैर रखा और इस बार यह काम कर गया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। हम दोनों सांस रोके बैठे रहे, उस डरावने अनुभव से स्तब्ध। वो क्या था भैया? नसीर ने आखिरकार पूछा।
उसकी आवाज लगभग एक फुसफुसाहट थी। पता नहीं, मैंने कहा, लेकिन सुनीता के फोन ने हमें बचा लिया। बचा लिया? भैया, उसने तो हमें चेतावनी दी। उसने कहा मत देखो, और तुमने देख लिया। तुमने उसका चेहरा देख लिया। नसीर का डर फिर से हावी हो रहा था। लेकिन अगर उसने चेतावनी नहीं दी होती तो शायद हम सीधे उससे टकरा जाते। मैंने कहा, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। शायद उसने हमें बचा लिया, या शायद उसने हमें और ज्यादा डरा दिया, नसीर ने कहा। और उसकी बात में सच्चाई थी, क्योंकि अब एक नया डर मेरे अंदर घर कर गया था। वह फोन कैसे आया? क्या सच में सुनीता ने कॉल किया था, या कोई और था जो उसकी आवाज की नकल कर रहा था? और अगर सुनीता ने कॉल किया था तो उसे कैसे पता चला कि हम किस खतरे में हैं? सवालों का एक अंतहीन सिलसिला मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैंने फोन को फिर से देखा। अब भी कोई सिग्नल नहीं था। मैंने सुनीता का नंबर डायल करने की कोशिश की। नेटवर्क अनुपलब्ध। मैंने फोन वापस डैशबोर्ड पर रख दिया। तभी एक नोटिफिकेशन आया, एक एसएमएस, सिग्नल के बिना। मैंने स्क्रीन को देखा। यह सुनीता के नंबर से ही आया था। संदेश था, घर मत आना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा खून जम गया। मैंने नसीर को संदेश दिखाया। उसने पढ़ा और उसका चेहरा मुरझा गया। भैया, ये हमारे लिए है। हमारा इंतजार कर रहे हैं इस सड़क पर। मैंने हाँ में सिर हिलाया। अब कोई संदेह नहीं रह गया था। हम फंस चुके थे। NH-33 ने हमें चुन लिया था और यह हमारी आखिरी सवारी हो सकती थी। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में अब भी कौंध रही थी, सुनीता का फोन। वो एकमात्र चीज थी जो इस डरावनी रात में बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई लग रही थी। या शायद ये सबसे बड़ा धोखा था। एसएमएस पढ़ते ही केबिन में जमा हुआ सन्नाटा और भी गहरा हो गया। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ये शब्द मेरी रग रग में आग की तरह फैल गए। नसीर ने अपना जला हुआ हाथ मलते हुए फुसफुसाया, हम मर चुके हैं भैया, हम मर चुके हैं। उसकी आवाज में हार की एक ऐसी स्वीकार्यता थी जिसने मेरे अंदर के डर को और भी हवा दी। नहीं, मैंने जोर देकर कहा, हालांकि खुद पर यकीन कर पाना मुश्किल था। हम जिंदा हैं नसीर, हमें बस इस सड़क से बाहर निकलना है। मैंने गियर डाला और एक्सीलरेटर पर पैर रखा। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन अब उसकी हर गड़गड़ाहट, हर हल्की सी आवाज एक सजा सी लग रही थी। हम कितनी देर से चल रहे थे? रात के 2 बजे से ज्यादा का समय हो गया होगा। थकान मेरी हड्डियों में चुभ रही थी, लेकिन नींद का नामो निशान तक नहीं था। आंखों के सामने बस वही बूढ़ा, वह लड़की और वह बिना चेहरे वाली औरत नाच रही थी। कुछ दूर चलने के बाद सड़क के किनारे एक मंद रोशनी दिखाई दी। यह वही ढाबा था जहां हम पहले रुके थे। नीला बल्ब अब भी टिमटिमा रहा था, लेकिन अब उसकी रोशनी और भी डगमगाती हुई लग रही थी। फिर से यहां, नसीर ने कहा। उसकी आवाज में अविश्वास था। पर हम तो घंटों चले हैं। मैंने भी यही महसूस किया था। हमें कम से कम 50 किलोमीटर तो चलना चाहिए था, लेकिन लग रहा था जैसे हम वहीं के वहीं घूम रहे हैं। एक अजीब सा चक्रव्यूह। मैंने ट्रक को ढाबे के सामने रोक दिया। शायद उस बूढ़े के पास कुछ जवाब हो, या शायद सिर्फ एक और गर्म चाय की जरूरत थी, एक और झूठी सुरक्षा का एहसास। ढाबे के अंदर का दृश्य वही था। वही बूढ़ा वही टूटी कुर्सी पर बैठा था। उसका ट्रांजिस्टर अब चुप था। उसने हमें अंदर आते देखा और उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी, जैसे वह हमारे लौटने की उम्मीद कर रहा हो। लौट आए? उसने सीधे पूछा। उसकी फटी आवाज हवा में लटक गई। हम यहीं फंसे हुए हैं, मैंने कहा, कुर्सी खींचते हुए। ऐसा लगता है हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। बूढ़े ने एक दुख भरी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। यही तो इस सड़क का श्राप है बेटा। जिसे यह पसंद कर ले वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, बस चक्कर काटता रहता है। श्राप? नसीर ने पूछा। उसकी आवाज में एक नई उत्सुकता थी। क्या श्राप? बूढ़ा उठा और बिना पूछे ही 2 गिलास चाय लेकर आया। चाय की महक पहले से भी ज्यादा तेज और कुछ कड़वी लग रही थी। उसने हमारे सामने गिलास रखे और अपनी कुर्सी को हमारे और करीब खींच लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हो जिसे सुनने के बाद दुनिया बदल जाए। बहुत साल पहले की बात है, उसने शुरुआत की, आवाज को और धीमा करते हुए। यह NH-33 बन रहा था। ब्रूडिया घाट के पास, जहां सड़क सबसे ज्यादा खतरनाक है, वहां एक बड़ा हादसा हुआ। एक ट्रक
जिसमें चालक के अलावा 40 मजदूर सवार थे, ब्रेक फेल होने की वजह से खाई में गिर गया। कोई नहीं बचा। चालक का नाम था मंगल सिंह। मैंने एक गहरी सांस ली। यह नाम मुझे क्यों जाना पहचाना लग रहा था। बूढ़े ने आगे कहा, कहते हैं मंगल सिंह नशे में गाड़ी चला रहा था। उस रात वह अपनी पत्नी से झगड़ कर निकला था। गुस्से और नशे में उसने रफ्तार पकड़ ली। जब ब्रेक फेल हुए तो उसने मजदूरों की चीखें सुनी, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मरते वक्त उसने इस सड़क और खुद को श्राप दे डाला। कहा कि जब तक यह सड़क रहेगी, वह और उन मजदूरों की आत्माएं यहां भटकती रहेंगी और रोज एक नया शिकार लेंगी। नसीर ने अपना गिलास पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। और क्या यह सच है? सच? बूढ़े ने एक खोखली हंसी हंसी। इस सड़क पर सच और झूठ का कोई मतलब नहीं रह जाता बेटा। लेकिन हाँ, उस दिन के बाद से यहां हादसे बढ़ते गए। ड्राइवर गायब होने लगे और लोगों ने चीजें देखनी शुरू कर दी। क्या चीजें? मैंने पूछा। मेरी आवाज बेहद धीमी थी। वो बूढ़ा जिसे तुमने देखा, कहते हैं वह मंगल सिंह का पिता है, जो अपने बेटे की लाश ढूंढता हुआ इसी सड़क पर मर गया। वो लिफ्ट मांगता है ताकि नए लोगों को चिन्हित कर सके। वो औरत जिसका चेहरा नहीं दिखता, कहते हैं वह मंगल सिंह की पत्नी है, जिसने आत्महत्या कर ली थी। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है जो इस सड़क पर फंस चुके हैं। और वो लड़की। बूढ़े ने अपनी बात रोक दी। उसकी आंखें नम हो गईं। वो मंगल सिंह की बेटी थी, जो उस हादसे के एक हफ्ते बाद बीमारी से चल बसी। कहते हैं वो अपने पापा को ढूंढती है। ये सुनकर नसीर का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। तो ये सब एक ही परिवार का श्राप है? बूढ़े ने सिर हिलाया। एक परिवार और 40 मजदूर, जिनकी आत्माएं अब भी यहां फंसी हुई हैं। और वो चाहते हैं कंपनी। वो अकेलेपन में रहते हैं और चाहते हैं कि और लोग भी उनके साथ रहें। मैंने चाय का गिलास उठाया, लेकिन पी नहीं पाया। मेरा गला सूख गया था। तभी मेरी नजर ढाबे की दीवार पर लगे एक पुराने, फीके पड़ चुके फोटो फ्रेम पर पड़ी। यह एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी, जिसमें 3 लोग खड़े थे। एक बूढ़ा आदमी, एक जवान औरत और एक छोटी सी लड़की। बूढ़े के हाथ में एक झोला था। औरत का चेहरा धुंधला था, लगभग मिटा हुआ सा। और लड़की, वही लड़की जिसे हमने सड़क पर देखा था। मैंने उंगली से तस्वीर की ओर इशारा किया। ये कौन है? बूढ़े ने तस्वीर की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अनंत दुख उभर आया। यही वो परिवार है बेटा, मंगल सिंह का परिवार। उसने एक लंबी सांस ली। और ये ढाबा, ये उनके पुराने घर की जगह पर ही बना है। ये सुनते ही नसीर का गिलास हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। वह उठ खड़ा हुआ। हमें यहां से जाना चाहिए भैया, अभी। लेकिन बूढ़े ने उसे रोकने का इशारा किया। जाना चाहते हो तो सुनो, इस सड़क से केवल एक ही तरीके से निकला जा सकता है। तुम्हें मंगल सिंह का ट्रक ढूंढना होगा, वही ट्रक जो खाई में गिरा था, और तुम्हें उसके ब्रेक ठीक करने होंगे। यह क्या बकवास है? मैंने कहा, आखिरकार अपना गुस्सा निकालते हुए। वो ट्रक तो दशकों पहले गिर गया था, वो अब होगा ही कहां? वो अब भी है, बूढ़े ने दृढ़ता से कहा। इसी सड़क पर, एक अलग ही रूप में। तुमने उसे देखा भी है। तुम्हारा अपना ट्रक कभी कभी उसी की तरह व्यवहार करता है ना? ब्रेक फेल, गियर नहीं लगता। मैं और नसीर एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, ठीक वैसा ही। वो ट्रक अब एक भूतिया वाहन बन चुका है, बूढ़े ने कहा। और जब तक उसके ब्रेक ठीक नहीं होते, मंगल सिंह की आत्मा को चैन नहीं मिलेगा और यह सड़क शांत नहीं होगी। तुम्हें वो ट्रक ढूंढना होगा और उसे रोकना होगा। पर कैसे? नसीर ने पूछा। उसकी आवाज में एक नई कमजोर सी उम्मीद थी। उसका ट्रक नंबर याद रखो, बूढ़े ने कहा, और उसने एक कागज का टुकड़ा निकालकर हमारी ओर बढ़ाया। मैंने कागज को पलटा। उस पर लिखा था JH05B7721। यह नंबर, यह मेरे अपने ट्रक का नंबर था। मेरे होश उड़ गए। मैंने बूढ़े की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ढाबा खाली था। चूल्हा बुझा हुआ था। टेबल पर चाय के गिलास थे, लेकिन उनमें चाय नहीं, बल्कि एक गाढ़ा लाल तरल था जो खून जैसा दिख रहा था। और दीवार पर लगा वह फोटो फ्रेम, उसमें अब सिर्फ 3 खाली काली जगहें थीं। उस परिवार के चेहरे गायब हो चुके थे। नसीर चीखा, भैया बाहर देखो। मैंने बाहर झांका। ढाबे का नीला बल्ब अब टूटकर जमीन पर पड़ा था और उसकी रोशनी में दूर सड़क के बीच में एक ट्रक खड़ा दिख रहा था।
वह बिल्कुल मेरे ट्रक जैसा दिख रहा था। JH-05B7721। दूर खड़े ट्रक ने मेरी सांसें थाम दी। वह बिल्कुल मेरी ही गाड़ी जैसा दिख रहा था। एक ही रंग, एक ही मॉडल और वही नंबर प्लेट, JH-05B7721। पर कुछ गड़बड़ थी। उसकी हेडलाइट्स टूटी हुई थीं, बॉनेट मुड़ा हुआ था और पूरे बदन पर जंग के निशान थे, जैसे कोई पुरानी, बर्बाद हो चुकी गाड़ी जो किसी कबाड़ खाने से सीधे यहां आ गिरी हो। वो वो क्या है भैया? नसीर की आवाज लगभग रोने जैसी थी। उसने मेरी शर्ट का पल्ला पकड़ लिया था, जैसे बच्चा माँ का। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। मेरी जुबान सूख गई थी। ढाबे के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हवा में सड़े फूलों की गंध फिर से घुल गई थी और वह ठंडक वापस लौट आई थी। टेबल पर रखे गिलासों में भरा लाल तरल अब उबल रहा था, जैसे खून को उबाला जा रहा हो। चलो यहां से निकलते हैं, मैंने नसीर से कहा और हम दोनों ढाबे से बाहर की ओर भागे। बाहर आकर जैसे ही मैंने अपने ट्रक की ओर देखा, मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। मेरा ट्रक गायब था। जहां हमने उसे खड़ा किया था, वहां सिर्फ खाली जगह थी। नहीं, मैं चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मेरा ट्रक कहीं नहीं था। सिर्फ वही बर्बाद ट्रक दूर खड़ा था, जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो। नसीर ने मेरा हाथ पकड़ा। भैया, शांत हो जाओ। शायद शायद वही हमारा ट्रक है, किसी और रूप में। पर यह तो दशकों पुराना लग रहा है, मैंने कहा। यह हो ही नहीं सकता। तभी वह बर्बाद ट्रक अपने आप चलने लगा, बिना किसी ड्राइवर के। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। उसके इंजन से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह बिल्कुल चुपचाप एक भूत की तरह सरक रहा था। भागो! नसीर चिल्लाया और हम दोनों ढाबे के पीछे की ओर भागे। वहां घना जंगल था। हमने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया। सांसें फूल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने झाड़ियों के बीच से झांका। वह बर्बाद ट्रक ढाबे के सामने आकर रुक गया। उसका ड्राइवर का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई हमें अंदर बुला रहा हो। हमें क्या करना चाहिए? मैंने नसीर से फुसफुसाकर पूछा। पता नहीं भैया, नसीर ने जवाब दिया, पर मुझे लगता है हमें उसमें जाना होगा। क्या? पागल हो गया हो क्या? मैंने कहा। वह ट्रक तो मौत का फंदा है। शायद यही वो ट्रक है जिसके बारे में उस बूढ़े ने बताया था, नसीर ने कहा। मंगल सिंह का ट्रक। और शायद शायद हमें उसके ब्रेक ठीक करने हैं। मैंने नसीर को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसे कुछ पता हो। तुझे कुछ पता है नसीर? कुछ छुपा रहा है तू? नसीर ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम हो गईं। हाँ भैया, मैं छुपा रहा हूं। उसने एक गहरी सांस ली। मेरा भाई, वो भी इसी ट्रक में था। क्या? मैं हैरान रह गया। तुम्हारा भाई मंगल सिंह के ट्रक में? पर वो तो दशकों पहले की बात है। नहीं भैया, नसीर ने कहा। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मेरा भाई 6 महीने पहले गायब हुआ था। उस रात वो इसी NH-33 पर था। उसने मुझे फोन किया था। आखिरी बार उसने कहा था कि उसे एक पुराना ट्रक दिखाई दिया है, JH-05B7721। उसने कहा था कि वह उसमें चढ़ रहा है, क्योंकि ट्रक के अंदर से कोई उसे बुला रहा था। मैं स्तब्ध रह गया। तुम्हारा भाई वो भी इसी नंबर के ट्रक में गया था? हाँ, नसीर ने रोते हुए कहा। और उसके बाद मैंने तुम्हारे साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि तुम्हारा ट्रक भी वही नंबर है। मैं जानना चाहता था कि आखिर उस रात क्या हुआ था। मैं उसे बचाना चाहता था। अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। नसीर का डर, उसकी बेचैनी, उसका हमेशा सतर्क रहना, यह सब उसके भाई के लिए था। पर तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम मानते नहीं, नसीर ने कहा। तुम भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते, और शायद तुम मुझे नौकरी से निकाल देते। मैंने अपना सिर हिलाया। अब तो मैं मानने लगा हूं नसीर, अब तो मैं हर चीज मानने को तैयार हूं। तभी एक आवाज आई, एक पुरुष की आवाज, दूर से लेकिन साफ। नसीर, ओ नसीर। नसीर का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। यह मेरे भाई की आवाज है, उसने फुसफुसाया। नसीर, मुझे साथ ले चल, यहां से निकाल ले जा। आवाज फिर आई, और इस बार वह और करीब लग रही थी, जैसे कोई जंगल में हमारी ओर बढ़ रहा हो। भैया मत जाना, मैंने नसीर से कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए। यह कोई जाल है। पर वो मेरा भाई है, नसीर ने कहा। आंसू उसकी आंखों में चमक रहे थे। मैं उसे छोड़ नहीं सकता।
नसीर, जल्दी कर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आवाज फिर आई और अब वह इतनी करीब थी कि लग रहा था कोई हमारे ठीक पीछे खड़ा है। नसीर ने मेरा हाथ छोड़ा और झाड़ियों से बाहर की ओर देखने लगा।